गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। ये वो टाइम था जब भारत के अंदर लोगों में धार्मिक जो अंधविश्वास थे उसके खिलाफ, जो पाखंड था उसके खिलाफ, जो रूढ़िवादिता थी उसके खिलाफ, मूर्ति पूजा, इन सब के खिलाफ एक इन्वायरमेंट तैयार हो रहा था। और ये सारा का सारा जो इन्वायरमेंट तैयार हो रहा था उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? मुद्रण। क्योंकि लोगों के पास नए विचार पहुँचे, उन नए विचारों को लोगों ने आत्मसात किया, उसको किसके ऊपर कसा? तर्क के ऊपर। और सबसे बड़ी जो बात थी, कुछ समाज सुधारक पैदा हुए। कुछ ऐसे लोग थे बुद्धिजीवी जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न करना शुरू किया। और जब उन्होंने अपनी पुस्तिकाओं से, अखबारों से न केवल अपने विचारों को ही प्रचारित किया बल्कि बहस की शक्ल भी तय कर दी। इस बहस में कोई भी जन समुदाय का व्यक्ति हिस्सा ले सकता था और अपना मत जाहिर कर सकता था। और ये वो समय था, कौन सा समय था? जब समाज और धर्म सुधारकों और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा का दाह करना, सती प्रथा हम जिसे कहते हैं, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर, ब्राह्मण और पूंजीवादी जो वर्ग था, जो पुजारी वर्ग था, मूर्ति पूजा, इनको लेकर के बहुत तेज़ बहस हुई। और बंगाल में ये बहस जैसे जैसे चली, लगातार तादाद में ये बातें पुस्तिकाओं और अखबारों के ज़रिए समाज में आने लगी और लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। और ये काम सबसे पहले किसने किया? ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है। राजा मोहन राय ने 1821 के अंदर संवाद कौमुदी और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। उसके बाद इन्होंने 2 अखबार और निकाले। एक फ़ारसी भाषा में था, जाए जाम जहानामा, और शमसुल अखबार 1882 में। जब हिंदुओं के खिलाफ जो धर्म था उनका, हिंदू धर्म, उसके खिलाफ इतना बोला जा रहा था, तो एक बहुत बड़ी जो समस्या आ गई थी वो किसको आ गई थी? इस्लाम धर्म को। और इस्लाम धर्म में किसको आ गई थी? उलेमा को। ये देखिए, किसको बोला जाता था? उलेमा। जिस व्यक्ति को इस्लामी कानून और शरिया के सिद्धांतों का क्या हो? ज्ञान हो। तो उलेमा जो थे वो बड़े चिंतित थे। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक शासन आ जाने की वजह से मुस्लिम जो राजवंश था उसका पतन हो रहा था और उनको डर था कहीं औपनिवेशिक शासन के लोग धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे दे, ईसाई धर्म को ज़्यादा प्रचारित ना कर दे और लोगों का धर्म क्या ना कर दे? चेंज ना कर दे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल किया। इसके अंदर जो है उन्होंने अखबार और गुटके निकालने शुरू कर दिए और एक देवबंद सेमिनरी भी स्थापित की। जो मुस्लिम जो पाठक थे उनको रोज़मर्रा के जीवन को जीने का जो सलीका होता था वो और इस्लामी सिद्धांतों के मायने सिखाती थी। और हज़ारों क्या जारी करती थी? फतवे। फतवे क्या होता है? जब अनिश्चित काल की जब स्थिति हो, जब कोई असमंजस की जब स्थिति आ जाए, तो जो इस्लामी कानून को जानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? एक वैधानिक घोषणा करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? फतवा बोला जाता है। उसके बाद में हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर के ऊपर जो स्थानीय जो भाषा थे उसके धार्मिक पढ़ाई का बल मिला। और तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसका पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप इसे, कि रामचरितमानस का जो पहला जो मुद्रित जो संस्करण था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब
लोग जो है रामचरितमानस को किसी भी समय पढ़ सकते थे, और अनपढ़ लोगों को जो बड़ी भीड़ होती थी उसमें बोल बोल के पढ़ाया भी जाता था। तो धीरे धीरे जो धार्मिक पुस्तकें थी वो बड़ी तादाद में कहाँ तक पहुँच गई, जन समुदाय तक, जिसके चलते धर्मों के बीच और उसके अंदर के जो बहस थी और जो वाद विवाद था उससे एक नई स्थिति बन गई। लेकिन जो प्रिंट था उसने समुदाय के बीच मतांतर ही पैदा नहीं किए, बल्कि इससे समुदायों को अंदर और विभिन्न हिस्सों में पूरे भारत में जोड़ने का भी काम किया। जो दूसरे समुदाय के लोग दूसरे हिस्सों में रह रहे थे उनको भी आपस में क्या कर दिया, इन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद में हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रकाशन के नए रूप। अब प्रकाशन के जो नए रूप थे वो क्या थे? लोगों ने क्या किया, अपनी जो निजी जिंदगी थी, क्या थी, अपनी जो निजी जिंदगी थी उसको, उनका जो तजुर्बा था उसको, और जो रिश्ते उन्होंने भोगे थे, जो रिश्ते उन्होंने क्या किए थे, भोगे थे, उनको स्थान देना शुरू कर दिया। एक नई साहित्यिक जो विधा है उसका क्या हो गया, जन्म हो गया। और ऐसा ही किस में हुआ, भारत में हुआ पहली बार। इसी प्रकार दूसरी तरह की जो साहित्यिक विधाएं हैं वो भी लिखी जाने लगी, जैसे गीत लिखे जाने लगे, कहानियां लिखी जाने लगी, और जो सामाजिक व राजनीतिक जो ताना बाना था उस पर भी लेख लिखे जाने लगे, और ये सब पाठक की जो दुनिया थी उसका हिस्सा बन गए। लोगों ने अलग अलग तेवरों में इंसानी जिंदगी और उसकी भावनाओं को लिखा। धीरे धीरे जो है मुद्रण संस्कृति किसका रूप ले गई, दृश्य संस्कृति का। किसका रूप ले गई, दृश्य संस्कृति का। आप ये देखिए, ऐसे दृश्य भी क्या किए जाने लगे, छापे जाने लगे। तो एक नई जो है संस्कृति आकार ले रही थी, और इस छापे खाने के अंदर बड़ी तादाद में क्या किया गया, छवियों की जो नकलें थी वो उकेरी गई। इन को उकेरने के लिए क्या किया जाता था, जो गरीब जो दस्तकार होते थे वो क्या करते थे, लेटर प्रेस की जो दुकानें होती थी वो लगा लेते थे, जहाँ पर किसको काम मिलता था, मुद्रकों को। जो मुद्रक थे जो वहाँ पर छपाई करते थे उनको काम मिलता था। और इसके कारण क्या हुआ, बाज़ार के अंदर जो सस्ती तस्वीर थी वो उपलब्ध हो गई, क्योंकि अब उन्हें किसी प्रकार की बड़ी जो है छापे खाने की कोई मशीनें जो है लगाने की आवश्यकता नहीं थी। और धीरे धीरे जो है समाज और राजनीति के अंदर संस्कृति के लिए लोकप्रिय विचार जो है वो गढ़ना शुरू हो गए। लोग इन कैलेंडरों को, कैलेंडर भी जो है छापे जाते थे, इनको लोग अपने घरों में क्या करते थे, सजा के रखते थे। प्राचीन काल में अगर आप अब भी आज से अगर 20 साल पीछे की अगर मुद्रण संस्कृति को देखोगे तो लोगों के घरों में, दुकानों में सबसे ज़्यादा स्थान जो है किसको दिया जाता था, कैलेंडरों को दिया जाता था, जिसमें अभिनेताओं की, देवी देवताओं की, राजा महाराजाओं की जो है तस्वीरें छपी होती थी। तो धीरे धीरे समय बीतने के साथ कैरिकेचर, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ भी रहे थे कि व्यंग्य जो है चित्र, कार्टून जो है वो छापे जाने लगे, जिसके अंदर अगर कोई भी शिक्षित भारतीय पश्चिमी पोशाक पहन लेता था तो पश्चिमी जो पोशाक थी उसका मजाक भी उड़ाया जाता था। उसका कारण था कि जो सामाजिक जो परिवर्तन है उसको लेकर के एक डर था। साम्राज्यवादी जो व्यंग्य चित्र होते थे उसमें किसका मजाक उड़ाते थे वो लोग, राष्ट्रवादियों का। और राष्ट्रवादी किसके ऊपर निशाना साधते थे, साम्राज्यवादियों पर। ये तो अब आप भी देखते होंगे आजकल जो आज की हमारी जो राजनीति है उसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो शासन करने वाली जो पार्टी होती है वो विरोधी पार्टी का कोई मुख्य नेता होती है, उसके ऊपर व्यंग्य के लिए आपने राहुल गांधी के ऊपर व्यंग्य कसते हुए देखा होगा। राहुल गांधी जी जो है वो मोदी जी के ऊपर व्यंग्य कसते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो 19वीं जो शताब्दी थी उसके अंदर, उपन्यास के अंदर मुद्रण संस्कृति ही की देन थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है महिलाएं और मुद्रण। और सबसे बड़ी जो बात होती थी, जो शुरुआती जो जीवन था महिलाओं का, उससे क्या आशा की जाती थी कि वो बिल्कुल क्या रहे, साफ और गहनता से। लेकिन पहली बार
महिलाओं की जो ज़िंदगी होती थी उसको क्या किया गया, अब लिखा गया। क्या किया जाने लगा, लिखा जाने लगा। पहले तो जो मुद्रण है उसमें सिर्फ किसको स्थान दिया जाता था, पुरुषों को स्थान दिया जाता था। ये वो समय था जब महिलाओं के बारे में भी लिखा जाने लगा। और ख़ास करके जो मध्यम वर्गीय जो महिलाएं थी उनका पढ़ना पहले से ज़्यादा हो गया। मध्य वर्गीय कौन थी, जो व्यापारी थे, जो शिक्षक थे या जो वकील थे, उन लोगों ने अपने घर की महिलाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी थे जो उदारवादी पिता थे या उदारवादी जो पति थे, वो औरतों को ही घर पे क्या करने लग गए थे, पढ़ाने लग गए थे। और 19वीं शताब्दी तक छोटे मोटे शहरों में तो महिलाओं को स्कूल भी भेजा जाने लगा था। क्या भेजा जाने लगा था, स्कूल में ही भेजा जाने लगा था। और बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं थी जिसमें लेखिकाओं को भी जगह दी जाने लगी थी, महिलाओं को जगह दी जाने लगी थी। और नारी शिक्षा की ज़रूरत को बार बार क्या किया जाता था, रेखांकित किया जाता था, पाठ्यक्रम भी छपता था। और ज़रूरत के मुताबिक जो पाठ्य सामग्री थी जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सके। लेकिन सारे जो परिवार थे वो उदार दिल नहीं थे। कुछ परिवार ऐसे थे जो क्या थे, परंपरावादी हिंदू थे। और वो ये मानते थे, देखिए कितनी दकियानूसी बातें करते हैं, कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं। जो मुस्लिम जो समाज था वो क्या कहता था, उर्दू के रुमारी फसाने जो पढ़ेंगी तो औरतें क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। और कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी जो मुसलमान परिवार की एक ऐसी ही लड़की की कहानी का पता है जो गुपचुप तरीके से क्या करना चाहती थी, पढ़ना जान चाहती थी, बल्कि लिखना भी चाहती थी। तो उसने क्या किया था, पढ़ा भी और लिखा भी। उसके ख़ानदान वाले चाहते थे कि वो सिर्फ क्या करे, अरबी कुरान ही पढ़े, जो उसके कभी भी क्या नहीं पढ़ता था, पल्ले नहीं पढ़ता था। उसने दूसरी जो भाषा थी उसको भी ग्रहण करना शुरू कर दिया। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर हमें एक रूढ़िवादी परिवार के अंदर ब्याही हुई कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। और आगे चलकर उसने एक बहुत बड़ी कथा लिखी अपनी। कई बार पूछा जाता है आमार जीवन किसके द्वारा लिखा गया था, रस सुंदरी के द्वारा लिखा गया था, जिसे 1876 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद में जो सामाजिक सुधारक थे उन्होंने जो है उपन्यासों में नारी जीवन और उसकी भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर ली। और महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कौतूहल तो था ही। तो यहाँ हम बात करते हैं एक महिला कैलाश बासिनी की, जिसने 1860 के दशक के अंदर महिलाओं के ऊपर अपने अनुभव लिखने शुरू किए, कि वो कैसे घरों के अंदर बंदी थी, अनपढ़ बना करके रखी जाती थी, कैसे वो घर के कामकाज के बोझ उठाती थी, सबकी सेवा करती थी, कैसे लोग उनकी सेवा के बाद उन्हें दुत्कारते थे। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने भी जो है वो उच्च जाति की नारियों की जो दयनीय जो हालात थी उसके बारे में जोश और रोश से लिखा। ऐसी महिलाओं के आ जाने से उन्होंने लिखा था महिलाओं के बारे में कि बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मेरी दुनिया बिल्कुल छोटी, छोटी का मतलब वो घर की चार दीवारी तक कैद थी। मेरी जीवन की जो आधी से ज़्यादा खुशियाँ किसके पढ़ने से आई है, उन्होंने बताया कि किताब पढ़ने से आई है। और धीरे धीरे जो है उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति भी विकसित हो गई। लेकिन इनकी जो छपाई है वो 1870 के दशक में शुरू हुई और जल्द इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हो गया। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं होती थी वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर रामचड्डा नाम का एक व्यक्ति था जो औरतों को आज्ञाकारी बीबियाँ बनाने की क्या देता था, सीख देता था। और उसके लिए उसने बेस्ट सेलिंग कृति लिखी थी स्त्री धर्म विचार, जिसमें स्त्री जो है पढ़ते लिखते हुए इन विचारों को अपना करके किस प्रकार एक सबल जो है नारी बन सकती थी। अच्छी औरत बनने के लिए उपदेशों को कई बार संवाद के रूप में भी जो है पेश किया गया। इसके अलावा बंगाल के अंदर केंद्रीय जो कलकत्ता था उसका पूरा जो इलाका था वो बटाला लोकप्रिय किताबों के लिए समर्पित था। यहाँ पर क्या होता था, धार्मिक गुटके ग्रंथों के सस्ते संस्करण खरीद सकते थे और आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक बहुत सी ऐसी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरीवाला बटाला के प्रकाशन को लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त में मन पसंद किताबें पढ़ने में क्या मिली, उनको सहूलियत मिली।
उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रिंट और गरीब जनता। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा किसको हो रहा था, गरीबों को हो रहा था, क्योंकि गरीब जिसकी बहुत कम मजदूरी होती थी वो पांडुलिपियों को खरीद नहीं सकते थे। इसलिए जो मुद्रण संस्कृति थी उसने किताबों को क्या कर दिया, सस्ता कर दिया, और किताबें अब कहाँ पर बिकनी शुरू होगी, चौक और चौराहों पर। इसके चलते गरीब भी बाज़ार से उन्हें क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे, बहुत आसानी से उनको ख़रीदा जा सकता था। सार्वजनिक जो है पुस्तकालय भी खुलने लगे। उन सार्वजनिक पुस्तकालयों से लोग पुस्तकालय में जा कर के जो है क्या कर सकते थे, पुस्तक पढ़ सकते थे। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे महापुरुष की, जिसका नाम था ज्योतिबा फुले, जिसने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, बहुत बार आ जाती है, 1871 में। ये एक निमन संप्रदाय से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो निमन जाति थे उनके खिलाफ जो षड्यंत्र किए जा रहे थे उनके बारे में लिखा, कि जाति प्रथा के नाम पर लोगों के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनके बारे में लिखा। और उसके बाद जो है इन्होंने महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास के वी रमा नायंकर ने, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है, तो रामास्वामी नायंगर को जाना जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से उन लोगों को पढ़ा गया, और इन लोगों ने जो है जाति प्रथा के ऊपर बहुत बड़ी कलम चलाई, और उसके जो लेखन है वो पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम के अंदर जो है लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके क्या किए गए, छापे गए। और इसके कारण क्या हुआ, मजदूरों को अब बहुत ज़्यादा काम नहीं लिया जा रहा था, तो उन्होंने अपने तजुर्बे के बारे में जो है ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के जो मील मजदूर थे काशी बाबा, उन्होंने छोटे और बड़े सवाल लिखकर और छापकर जातीय और वर्ग शोषण के बीच का जो रिश्ता समझाने की लोगों को कोशिश की। और इसी बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मील मजदूर का लेखन जो है सच्ची कविताएं नाम के संग्रह में छापा गया, कि मजदूरों ने भी जो है अपने विचार लिखने यहाँ पर क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। और उनकी ये कोशिश थी कि जो मजदूरों के बीच नशाखोरी है वो कम हो, उनके बीच में साक्षरता आए, और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी क्या है वो पहुँचे। मुद्रण की संस्कृति ने बहुत कुछ दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट और उसके ऊपर प्रतिबंध। जो औपनिवेशिक जो शासन काल था उसके खिलाफ जब लोग बोलना शुरू हो गए, तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर इसी तरीके से अगर ये मुद्रण संस्कृति अपना प्रचार करती रही, समाचार पत्रों के अंदर जातिवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ अगर ये जहर घोला गया, तो धीरे धीरे हमें जो है इस देश के ऊपर शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंपनी को इस बात की चिंता थी कि कहीं इन आलोचनाओं का लाभ उठा करके इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक भारत के ऊपर इस कंपनी के एकाधिकार पर क्या ना कर दें, हमला ना कर दिए, किसी दूसरी कंपनी को ये अधिकार ना मिल जाए। इसलिए कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, जिसे 1920 में स्थापित किया गया था, 1820 में, तो उसने प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कानून पास कर दिए। और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव बनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। और 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा के लिए भी क्या हुआ, राजी हुआ। उसके बाद टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादी को बहाल करते हुए नए कानून बना दिए। उसके बाद में देसी जो प्रेस था उसको बंद करने का काम किया 1857 के विद्रोह ने। इस विद्रोह की वजह से अंग्रेज़ों को ये डर लगा कि अगर ये प्रेस की आज़ादी यूं ही चलती रही तो एक बार फिर जो है औपनिवेशिक जो सरकार है उसको यहाँ से उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए आयरिश जो प्रेस है उसके तर्ज पर 1878 के अंदर एक एक्ट लागू किया गया, जिसे प्रेस का गला घोट कानून कहते हैं। प्रेस का गला घोट कानून। और भारतीय प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि किस एक्ट के तहत भारतीय प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाएगी, तो क्या कौन सा एक्ट था, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब सरकार ने क्या किया, भारत में छपने वाले जितने भी भाषाई जो अखबार थे उनके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो सबसे पहले क्या किया जाता था, अखबार को चेतावनी दी जाती। अगर वो चेतावनी को अनसुनी कर देता तो उसके अखबार को जब्त कर लिया जाता, तो उसकी मशीनें छीन ली जाती थी। लेकिन इस दमनकारी नीति के खिलाफ भी राष्ट्रवादियों ने अपने अखबार लिखने जारी रखे और उसका विरोध बहुत हुआ। और इसके कारण 1907 के अंदर बाल गंगाधर तिलक को अपने केसरी के प्रति जो गहरी हमदर्दी थी, तो पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा जा रहा था, तो उन्होंने उसके खिलाफ बहुत लिखा। और इसी के नतीजे के तौर पर उनको 1908 में क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया।
जिसके परिणामस्वरूप भारत के अंदर बहुत व्यापक उनका विरोध हुआ। इस प्रकार हमारे इस पाठ की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। इसके कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला है, वुड ब्लॉक जो थी या तख्ती की छपाई थी वो यूरोप में 1295 के बाद आई। उसका कारण हम दे सकते हैं कि मार्को पोलो जो इटली का निवासी था वो यहाँ से लेकर के कहाँ गया, इटली। दूसरा हमारे पास मार्टिन लूथर के पक्ष में, मुद्रण के पक्ष में था। इसकी खुलेआम प्रशंसा क्यों की? क्योंकि उसने कहा था ये ईश्वर की बहुत ही जो है महानतम देन है और इसी के ज़रिए जो ईसाई धर्म में फैली हुई कुरीतियों का मैं विरोध करने में क्या हुआ, सक्षम हुआ और ईसाई धर्म के अंदर सुधार आए और एक नए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू क्यों कर दी? एग्जीबिशन एक संस्था बना दी गई थी क्योंकि रोमन जो कैथोलिक चर्च था उसका विरोध हर जगह किया जा रहा था। महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई। तो उसने कहा था कि व्यक्ति अगर खुलकर के अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा तो उसका एक ही मात्र साधन है, वो क्या है, प्रेस है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास गुटेनबर्ग प्रेस। इसके बारे में मैंने जाना था किस प्रकार योहान गुटेनबर्ग ने एक प्रेस जो है बनाई। वो अपने पिता की जो फैक्ट्री होती थी जैतून के तेल की, उसमें काम करते हुए जब देखता था तो वहाँ पर जो प्रेस थी उससे ही उसने एक आदर्श प्रेस का मॉडल तैयार किया। छपी हुई किताब को लेकर इरेस्मस के क्या विचार थे? उसका विचार था कि ये खुलापन लेके आती है, स्वतंत्रता लेके आती है, लोगों को तर्क और विवेक से समझने की शक्ति देती है। वर्नाकुलर देसी प्रेक्ट अभी हमने पढ़ा था, 1878 में इसको पारित किया गया था। और जस्ट अभी हमने 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का जो महत्व था महिलाओं के लिए, किस प्रकार महिलाओं ने लिखना शुरू किया, पंडित रामाबाई के बारे में हमने पढ़ा, कैलाश बासिनी के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। गरीब जनता बहुत आसानी से जो है मुद्रण की वजह से किताबों को खरीद सकती थी, पुस्तकालयों के अंदर जाकर के किराए पे लेके जो है पढ़ सकती थी। और सुधारकों ने किस प्रकार जो है धर्म के जो बाह्य आडंबर थे उनका विरोध किया। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में उतारेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।